हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SG के पॉइंट पर। आज के टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर रिपीट किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की महामाया किस वंश से संबंधित थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी। ए ऑप्शन है लिच्छवी, बी ऑप्शन है कोलिय, सी ऑप्शन है सोलंकी और डी ऑप्शन है शाक्य। इसका सही आंसर है बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था, जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन की मृत्यु हो गई थी। ये कोलिय गढ़ की राजकुमारी थी। ठीक, गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था उनकी मौसी गौतमी ने किया था। ठीक, गौतम बुद्ध का एक घोड़ा था जिसका नाम था कंठक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, तो कंठक था। और गौतम बुद्ध का एक मित्र था जिसे सारथी था, उसका नाम था चन्ना। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मालूम किया गया है, तो उसमें महामाया किस वंश से संबंधित है, कोलियगढ़ की राजकुमारी थी। बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। कुणाल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है बृहद्रथ, सी ऑप्शन है सुसीमा और डी ऑप्शन है संप्रति। तो इसका जो सही आंसर है वो है बृहद्रथ। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, बृहद्रथ। अब मौर्य काल जो मौर्य राजवंश है, मौर्य राजवंश की अगर बात करते हैं तो ये जो रहा है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, और बृहद्रथ जो शासक बना था 185 ईसा पूर्व में बना था। ठीक, मौर्य वंश में अशोक के बाद जो शासक बन गया था वो कुणाल बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना है। ठीक है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है महावीर स्वामी, सी ऑप्शन है ऋषभनाथ और डी ऑप्शन है अजीतनाथ। तो इसका सही आंसर है आपका, जैन धर्म का जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है वो ऋषभनाथ को माना जाता है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो 23वें नंबर के थे। ठीक है, इनका जो प्रतीक था वो था सर्प। ठीक है, सांप। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो क्या था, सर्प या सांप था। ठीक, ये 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की बात करते हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जैन धर्म जो प्रचलित हुआ था वो महावीर स्वामी के शासनकाल में ही हुआ था, और भारत में भी जैन धर्म फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो महावीर स्वामी को ही दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल था। ठीक है, अजीतनाथ ये दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है नीति आयोग के सदस्य, सी ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। एनडीसी। ठीक है, एनडीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी। ठीक है,
एनडीसी की जो स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी। इसका जो मुख्य कार्य होता है योजना आयोग के कार्यों की निगरानी करना, योजना आयोग को लागू करना, ठीक है, जो वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, ठीक है। जैसे कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। अगर घोषणा की बात करते हैं तो घोषणा 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करने की घोषणा की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। और आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मालूम किया जा सकता है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की निगरानी कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला है, ठीक है। एनडीसी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नीति आयोग की निगरानी करता है, ये भी संबंधित है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ये भी संबंधित है, ठीक है। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका इससे कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, ये इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका हमारा डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय संकलित की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ग्रुप सी दोनों में आ चुका है और एसएससी में मालूम किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय आय संकलित की जाती है। ए ऑप्शन है वित्त आयोग, बी ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद और डी ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो इसका सही आंसर है वो डी वाला सही है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है। इसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय संकलित की जाती है। एनडीसी की बात करते हैं तो ये योजना आयोग की निगरानी करता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की अगर बात करते हैं ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक। और वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है ये संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था वो 2017 में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसकी जो कार्य है मान्य है वो 2020 से 2025 तक रहेंगे। 15 वित्त आयोग का जो कार्यकाल रहेगा 2020 से 2025 तक रहेगा, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष है 15 वित्त आयोग के वो एन.के. सिंह हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह हैं, ठीक है, एन.के. सिंह हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो गया डी वाला सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर हम स्थापना की बात करते हैं, वित्त आयोग की जो स्थापना की गई थी 1951 में की गई थी, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी थे। भारतीय सांख्यिकी संगठन की अगर हम बात करते हैं तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Cu, बी ऑप्शन है Sn, सी ऑप्शन है Al और डी ऑप्शन है C। क्योंकि सोना जो होता है वो शुद्ध रूप में होता है तो उसका कोई आभूषण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है, टूट जाता है। इसलिए सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें सोने के साथ मिश्रण मिलाया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो ए वाला सही है, ठीक है। कॉपर को मिलाया जाता है, सोने के साथ कॉपर को मिलाया जाता है, और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। और जानते हैं इसके बारे में। शुद्ध सोना हर रोज पहनने के लिए बहुत नरम होता है, ठीक है। शुद्ध जो सोना होता है उसके एक तो आभूषण बनेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है, बहुत नरम होता है। इसलिए इसे चांदी, ठीक है, सोने में चांदी मिलाई जाती है, तांबा मिलाया जाता है, प्लेटिनियम मिलाई जाती है, प्लेडियम मिलाया जाता है और जस्ता मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण मजबूत हो जाता है और आप आभूषण पहन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधायिका का घटक है, यानी कि राज्य विधायिका से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन सा घटक ऐसा है जो राज्य विधानमंडल कह सकते हैं उससे संबंधित है। राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 178 में किया गया है, ठीक है। राज्य विधायिका जो मिलकर बनी होती है, ठीक है, इसमें विधानसभा होती है। विधानसभा का उल्लेख 170 में किया गया है
और विधान परिषद का जो उल्लेख किया गया है 169 में किया गया है। ठीक है, वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है। यहाँ पर बताना है कि कौन निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो राज्य विधायिका का घटक है, जो राज्य विधायिका और राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ए ऑप्शन है गवर्नर, जिसे राज्यपाल बोलते हैं। बी ऑप्शन है विधान परिषद, सी ऑप्शन है विधानसभा और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो ये सभी। ठीक है, ये सभी वाला सही है, क्योंकि राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है 178 में, यानी कि अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा जो विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर से मिलकर बना होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी विधेयक होता है वो विधानसभा से पारित हो जाता है और जिस राज्य में विधान परिषद होती है फिर वहाँ से ही पारित हो जाता है, तो उसके बाद कहाँ पहुँचता है, राज्यपाल के पास पहुँचता है। ठीक है, यही कंडीशन केंद्र में होती है। केंद्रीय संसद का जो अंग है वो कौन कौन से हैं, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो इसका ये सभी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि ऐसे भारतीय कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। ठीक है, 9 तो कभी रही नहीं है, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। 8 की बात करते हैं, अगर मालूम करता कि प्रारंभ में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका थी, तो 8 थी। प्रारंभ की बात चली, लेकिन यहाँ पे प्रारंभ की बात नहीं, अब की बात चली, अभी तक। ठीक है, अभी तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? ठीक है, थी नहीं है। 7 की बात करते हैं तो पहले कितने थे, 7 राज्यों में थी, 7 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन यहाँ पर अब वर्तमान में 6 राज्यों में है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद थी वो समाप्त कर दी गई है, क्योंकि वह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कुम, ठीक है, कुम, बाज और टी। ठीक है, ये 7 राज्य हैं। अभी मैं बताता हूँ कौन सा राज्य छोड़ना है। कैसे है, कर्नाटक, यू से है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कैसे कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र। ठीक है, मैं से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, जे जम्मू कश्मीर था लेकिन ये वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, टी से तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहां पर वर्तमान में द्विसदनात्मक विधायिका विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है। बी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो उससे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है वो सदस्यों के रूप में ही, जो सदस्य होते हैं सदस्यों के रूप में ही जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के सदस्यों के रूप में ही शपथ ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन है विधि मंत्री, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, राष्ट्रपति। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है
और यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति नहीं होती है, ये सदन जो लोकसभा होता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता जो होता है उसका बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1911 में इंग्लैंड के राजा कौन थे जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली हो गई थी? ए ऑप्शन है चर्चिल, बी ऑप्शन है हार्वर्ड बेकर, सी ऑप्शन है एलिजाबेथ द्वितीय और डी ऑप्शन है जॉर्ज 5। तो इसका सही आंसर है वो है आपका जॉर्ज 5। जॉर्ज 5, ठीक है। 1911 में इंग्लैंड के राजा बने थे जॉर्ज 5 और फिर वे दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में एक भव्य दरबार का निर्माण कराया जाता था। 1911 से पहले जो राजधानी थी वो भारत की कोलकाता थी, कोलकाता से राजधानी बदलकर दिल्ली कर दी गई थी, ठीक है। तो कब कर दी गई थी? 1911-12, ठीक। आपसे एग्जाम में यही मालूम किया सकता है कि भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। दूसरा क्वेश्चन ये मालूम किया सकता है कि कोलकाता से राजधानी बदलकर दिल्ली कब कर दी गई थी? तो 1911-12 या 1912, क्योंकि यहाँ पर 1911 में घोषणा की गई थी, कोलकाता से राजधानी बदलने की घोषणा की गई थी 1911 में और 1912 में बदल दी गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 1911 में जब जॉर्ज 5 को राजा का ताज पहनाया गया तब दिल्ली में एक दरबार लगाया गया। इस दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। नई दिल्ली को 2 आर्किटेक्ट्स एडवर्ड लुटियन और हार्वर्ड बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियन ने और हार्वर्ड बेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े कैपिटल अक्षरों को टाइप करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कंट्रोल, बी ऑप्शन है शिफ्ट, सी ऑप्शन है लॉक कुंजी जिसे कैप्स बोलते हैं और डी ऑप्शन है बी और सी। तो इसका सही आंसर है आपका बी और सी, ठीक है। जब हम टाइप करते हैं तो या तो शिफ्ट का प्रयोग करते हैं कैपिटल अक्षर बनाने के लिए या लॉक कुंजी कैप जिसे कैप लॉक बोलते हैं, ठीक है, लॉक कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसमें बी और सी दोनों सही है, डी वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? करबला, बी ऑप्शन है पीर पंजाल, सी ऑप्शन है रोहतांग और डी ऑप्शन है नाटू बाडी। तो इसका सही आंसर है पीर पंजाल, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है और इसे 2012 में पूर्ण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के देशांतर की कुल संख्या कितनी है? दिल्ली में देशांतर की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस तरीके से ग्लोब होता है, ये वाली जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती हैं ये देशांतर रेखा कहलाती हैं, ठीक है। तो दुनिया में कितनी देशांतर रेखा है? और बीच में एक ये जो होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हैं ये रेखाएं। इनकी जो कुल संख्या है ए ऑप्शन है 360, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 240 और डी ऑप्शन है 180। तो दुनिया में देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 360 होती है, ठीक है। 0 डिग्री से 180 इधर होती है और 180 मतलब 180 जो होती हैं पूर्व पश्चिम की ओर होती हैं, 180 कितनी है पूर्व की ओर होती हैं, इसलिए टोटल 360 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ए ऑप्शन है नील नदी, बी ऑप्शन है टिग्रीस, सी ऑप्शन है सिंध और डी ऑप्शन है चंबल। अगर चंबल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत में थी नहीं, ठीक। सिंध की बात करते हैं, सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता थी। टिग्रीस ये ईरान की नदी थी और नील नदी विक्टोरिया नदी से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता वो टिग्रीस नदी पर थी, ठीक है। ईरान की सभ्यता ही बोलते हैं, ये टिग्रीस नदी पर थी जिसे दजला फरात भी नदियों का संगम पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें बी वाला सही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी, कौन सी नदी पर? टिग्रीस। कहीं से ईरान की सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और यहाँ पर एक ध्यान रखना है क्वेश्चन के जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे मेसोपोटामिया में क्या कहा गया था? मेलुहा। ठीक है, क्या कहा जाता था? मेलुहा कहा जाता था। ठीक है, मैं सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ पर? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये थे दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपसे मालूम किया था कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या है, तो इसका सही आंसर था वो थी फारसी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।